ज्योग्राफी अफेयर्स में आपका स्वागत है। ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 7 टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी को हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हमने टर्शियरी और क्वाटरनरी से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी डिटेल को कवर किया हुआ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक ह्यूमन ज्योग्राफी के 1 से 6 चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो वीडियोस आपके लिए बेस होने वाले हैं। अगर आप उन वीडियोस को पहले देख लेंगे तो टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ आप आसानी से समझ जाएंगे। तो टर्शियरी एक्टिविटी क्या है? टर्शियरी एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, जो टर्शियरी एक्टिविटी है हमारी, ये क्या है कि ये इन्वॉल्व होती है किसमें? सर्विसेज में। किसमें? सर्विसेज में। ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स, यहाँ पे गुड्स वगैरह नहीं बनते हैं, यहाँ पे क्या होती है? सर्विसेज देते हो आप। ठीक है। ये जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज मतलब किसी फिजिकल रॉ मटेरियल पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे सर्विसेज जिस तरीके की दी जाती है वो थोड़ा अलग है प्राइमरी और सेकेंडरी से। यहाँ पे सर्विसेज कैसी होती है? जैसे आप प्लम्बर हैं या इलेक्ट्रीशियन है, लॉन्डर है, यहाँ तक कि शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर, आप किसी भी तरीके की सर्विस जो दे रहे हैं तो वो सर्विस किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी? टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो टर्शियरी एक्टिविटी यही है कि हम किसी तरीके की सर्विसेज देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। ठीक है। चाहे आप किसी भी तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है? टर्शियरी एक्टिविटी का पार्ट है। अब टर्शियरी एक्टिविटी को डिटेल में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो डिफरेंस है सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी के बीच का वो क्या है। तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो ये है कि जो हमारी टर्शियरी एक्टिविटी होती है ना, ये हमारी रिलाई करती है किस पे? स्पेशलाइज्ड स्किल्स पे। ठीक है। एक्सपीरियंस पे और नॉलेज पे। जैसे कोई पर्सन है जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और पर्टिकुलर स्किल है, ठीक है ना, किसी चीज़ को पढ़ाने की या कैशियर का काम करने की या डॉक्टर का काम करने की, तो वो क्या देगा? वो अपनी सर्विसेज देगा। ठीक है। आप इस पर किस पे डिपेंड कर रहे हैं? स्किल्स पे, एक्सपीरियंस पे या नॉलेज पे। यहाँ पर आप किस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं? प्रोडक्शन टेक्निक, मशीनरी और फैक्ट्री प्रोसेस में। ये प्रोडक्शन टेक्निक, मशीनरी और फैक्ट्री प्रोसेस कहाँ यूज़ होती थी? ये यूज़ होती थी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में। ओके। तो प्राइमरी एक्टिविटी में आप किस पे डिपेंड करते हैं? स्किल में, एक्सपीरियंस पे, नॉलेज पे। और यहाँ पे क्या नहीं चाहिए आपको? स्पेशल टेक्निक जो मशीनरी के लिए या फैक्ट्री वगैरह में जो आपके काम आती है वो सब नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है। वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट था। ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द सर्विसेज। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी वो अलग था। तो सर्विस सेक्टर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका टर्शियरी एक्टिविटी, फिर आता है क्वाटरनरी, फिर आता है क्वीनरी। ठीक है। तो ये क्रमवत है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर पहला आपका टर्शियरी एक्टिविटीज़ आता है। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्या कि जो सर्विसेज हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे दी जाती है, कौन कौन सी होती हैं, वो सब। ठीक है। तो पहले उनको देख लेते हैं। तो टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर पहला जो है वो है ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। जो आप व्यापार वगैरह करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। तो जो ट्रेड एंड कॉमर्स है 2 तरीके से होता है। पहला हो गया आपका होलसेल ट्रेड। ठीक है। तो होलसेल ट्रेड 2 जगहों पे होगा। एक होगा अर्बन सप्लाई हाउसेस, दूसरा होगा रूरल मंडीज़ पे। ठीक है। मतलब होलसेल जो आप बहुत बल्क में सामान बेचते हो, होलसेल वही होता है। तो होलसेल 2 जगहों पे है। इसके अकॉर्डिंग आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा समझ लो कि होलसेल पहले एक अर्बन सप्लाई हाउसेस है शहर के लिए, और रूरल के लिए क्या है? रूरल मंडीज़, जो मंडीज़ वगैरह होती है, यहाँ पर आप बड़े लेवल में एक साथ सामान बेचते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। दूसरा है रिटेल लेवल पे। ठीक है। रिटेल मतलब कि यहाँ पर आप सिंगल प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, ऐसा नहीं है कि बल्क में ही सामान बेचना है। ठीक है। तो रिटेल प्रोडक्ट जो अर्बन में होता है, अर्बन में क्या क्या होता है? अर्बन में पहला होता है चेन स्टोर्स। ठीक है। जो आपके पास स्टोर्स होते हैं, जैसे चेन स्टोर क्या होगा कि पर्टिकुलर किसी कंपनी का ये आपका स्टोर है। ठीक है। या उसने एक्सपर्टाइज लगाई, यहाँ उसने लोगों को काम में रखा, जो सीखा उसने, फिर इसके बदले उसने एक और चेन खोल दी उस शहर में या दूसरे शहर में, फिर ऐसे ऐसे करते 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 बहुत सारी उसने चेन खोल दी। ये आपके चेन स्टोर्स हैं। ये चेन स्टोर्स क्या करते हैं? ये चेन स्टोर में आप जाके सामान परचेज कर सकते हैं, रिटेल में बहुत सारा भी, थोड़ा भी। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि होलसेल में बहुत सारा लेना है, आप 1-2 प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर के अंदर आता है आपका टेलीफोन और इंटरनेट। ठीक है ना। जो टेलीफोन सर्विसेज है, आज के समय में तो लोगों के पास अपना फ़ोन होता है, तो लेकिन पहले टेलीफोन जो सर्विसेज थी वो यूज़ होती थी। इंटरनेट, साइबर कैफ़े, आजकल जियो फाइबर वगैरह सब कुछ है, लेकिन इंटरनेट एक समय में साइबर कैफ़े में ही मिलता था। मतलब आपको चलाना है तो आपको कैफ़े जाना पड़ता था मैक्सिमम। ओके। तो ये क्या आपके अर्बन के एग्जांपल है। चेन स्टोर हो गया और मेल ऑर्डर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वीनियंस शॉपिंग सेंटर। कन्वीनियंस शॉपिंग सेंटर वही होते हैं जो मॉल वगैरह हो गए। ठीक है ना। जहाँ आप जाते हो आप जहाँ पर जाते हो आपको सामान मिलता है सस्ते में। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर होते हैं। ये भी क्या रिटेल का पार्ट है। फिर है PDS। PDS क्या है? PDS हर जगह होता है, गाँव और शहर में भी होता है, अर्बन में। PDS का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
ठीक है, जहाँ से आपको क्या है रिटेल में सामान मिल सकता है। ओके, इसके बाद रिटेल ट्रेडिंग में जो गांव में होती होगी, गांव में क्या होती होगी, पीरियोडिक मार्केट लगती है, जैसे मंगल बाजार, ठीक है, बुध बाजार, मतलब हफ्ते में एक दिन लगेगी, ठीक है ना, एक फिक्स टाइम होगा उसका, ठीक है ना, एक फिक्स टाइम होगा और एक पर्टिकुलर इंटरवल में लगेगी। जैसे इस हफ्ते बुधवार को, अगले हफ्ते बुधवार को, खाली बुधवार को लगेगी, ठीक है, ये क्या हो गया पीरियोडिक मार्केट, ठीक है ना। इसके अलावा आपका स्ट्रीट पैडलिंग, जो रास्ते में सामान बेचते हैं लोग, ठीक है ना, जो मतलब जिनके पास कोई पर्टिकुलर कोई दुकान वगैरह नहीं होती है, जो रास्ते में ही बेचते हैं, उनको हम स्ट्रीट पैडलिंग बोलते हैं। इसके बाद क्या है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गाँव में भी होता है वो। तो मेरे ख्याल से ट्रेड एंड कॉमर्स समझ चुके होंगे। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, मतलब ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। पहली सर्विस है आपकी रेल नेटवर्क की, ठीक है ना। अब कॉमन सेंस है भाई, ट्रांसपोर्ट के अंदर हम वही देखेंगे जो हमें कॉमनली सुनने में आता होगा कि क्या क्या मीन्स हो सकते हैं। रेल हो सकता है, रोड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है। बट वाटर को अंदर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला आपका इनलैंड है, ठीक है, मतलब है कि आपकी कंट्री के अंदर ही जो आपकी रिवर बह रही है उसमें जो बोट वगैरह चल रही है, ठीक है ना, वो भी एक ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। इसके बाद दूसरा है ओशनिक, ठीक है। तो ओशनिक क्या है, मतलब कि जो ओशन में आपका शिप वगैरह चलती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ओशनिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पैसेंजर सर्विसेज, दूसरा है कार्गो सर्विसेज। तो भैया पैसेंजर का मतलब है कि शिप वो जो पैसेंजर को लेकर जाती है, कार्गो का मतलब है कि जो सामान वगैरह लेके जाती है, गुड्स वगैरह। ओके, इसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट का भी वही है, दो तरीके का होगा आपका, पैसेंजर सर्विसेज और कार्गो सर्विसेज। पहला सामान ले जाने के लिए, ठीक है, पहला लोगों को ले जाने के लिए, दूसरा सामान को ले जाने के लिए। ओके, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं, जो जनरली हम बोलते हैं वही सब है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की सर्विस है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है ना, कि पहले क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह को आपको कोई बात करनी है तो आप बात वो कर पाएंगे वहाँ जाके, ठीक है, या आप किसी को भेज के। तो ट्रांसपोर्टेशन ही कम्युनिकेशन होता था। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को लिंक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा सा अलग है, मतलब वही है वैसे, लेकिन इसको समझते हैं। तो इसके अंदर तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कहना क्या चाहता है वो समझते हैं। इसके अंदर क्या क्या टाइप्स हैं। पहला है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, वो अपने आप में कम्युनिकेशन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको चल के जाना पड़ता था, तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही हुआ, कि यहाँ से यहाँ जैसे जाएंगे आप, तो वो आपका क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक तरीके का कम्युनिकेशन का जरिया, ठीक है, खुद जाके बात करना। फिर दूसरा है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन के अंदर आपका टेलीफोन आता है, टेलीफोन के अंदर लैंडलाइन और मोबाइल आ जाएगा। फिर है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल सर्विसेज के अंदर क्या आएगा, और फिल्म वगैरह, ठीक है, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया दो तरीके का है, न्यूज़पेपर और मैगजीन। ओके, नेक्स्ट है सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर क्या हो गया, जैसे कि फाइनेंशियल बैंकिंग, ठीक है ना, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज। फिर इसके बाद आती है पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज। पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट, जो एक इंडिविजुअल पर्सन दे रहा है या कंपनी दे रही है, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट, जो पब्लिक सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद तीसरा है एनजीओ वगैरह, ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ सकता है आपका, हो सकता है कि एक नंबर पे यही पूछ ले कि जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज होती है इनके अंदर कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओ। तो इनके पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, बस एक बार देखना है इनको, फिर ही आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइप की सर्विसेज है आपकी क्वाटरनरी सर्विसेज। तो क्वाटरनरी जो सर्विसेज या एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती है, क्वाटरनरी जो एक्टिविटीज़ हैं ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। क्या है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, या इनमें R&D वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हाई लेवल की जो जॉब्स होती हैं आपकी, जहाँ पे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जो टर्शरी से एक लेवल ऊपर है, ठीक है, उनको हम क्वाटरनरी बोलते हैं। इसके बाद क्वाटरनरी से एक लेवल ऊपर जो है उनको हम क्वीनरी बोलते हैं। क्वीनरी क्या होती है, जैसे कोई स्पेशलिस्ट है, ठीक है, डिसीजन मेकर है, मतलब कि बड़ी बड़ी डिसीजन ले रहे हैं या पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं या बहुत बड़ी कंसल्टेंट हैं, ठीक है ना। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये नई जनरेशन की जॉब है जो क्वीनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, ठीक है। डिसीजन मेकर, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक्सेट्रा। इनके पास सैलरी पैकेज काफ़ी हाई होता है, करोड़ों में होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है, पर पर्सन का। ओके, तो इतना समझ गए। ये क्या है, बेसिक एक सर्विस सेक्टर है हमारा, कि किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती होगी। एक बार इसको देख लेना, बनाने की कोशिश करना, बन जाएगा, ईजी है, हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है उसके टाइप को हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं किसी आइटम को, ठीक है ना, किसी जगह पे, ठीक है, क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स आर स्पेशली इंडेंटेड फॉर प्रॉफिट। किसके लिए वर्क करती है, प्रॉफिट के लिए वर्क करती है। इसके बाद जो टाउन एंड सिटीज़ वेयर ऑल दिस वर्क टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है। सिंपल है, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हुआ, बाय और सेल के लिए वर्क करते हैं, बाय और सेल करते हैं, इसके अंदर प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, और जहाँ ये एक्टिविटीज़ होती है उनको हम ट्रेडिंग सेंटर बोल देते हैं, ठीक है ना, इतना काफ़ी है। इसके बाद जो आपका ये ट्रेडिंग सेंटर्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
पहला हो गया रूरल मार्केट, फिर दूसरा हो गया अर्बन मार्केट। रूरल मार्केट क्या होगा, जो कैटर करता है अपने नियर बाई सेटलमेंट को, मतलब जो गाँव की जो नियर बाई पॉपुलेशन है उसको। इसके अलावा ये क्वेसी अर्बन सेंटर्स भी होते हैं। क्वेसी मतलब कि कंप्लीट अर्बन नहीं है, हो सकता है कि अर्बन के लास्ट में, जैसे अर्बन शहर है इसके लास्ट में एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे गाँव मतलब कि पॉपुलेशन कम हो वहाँ पे, ठीक है, तो ये भी अर्बन एरिया आ गया, ठीक है ना, एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेसी अर्बन सेंटर्स, ठीक है। और यहाँ पे मंडीज हो सकती है होलसेल मार्केट के तौर पे, ठीक है ना, होलसेल मार्केट का एग्जांपल मंडी हो गया। एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरिया, ठीक है, जहाँ पे सामान इक्का दुक्का भी मिलता है, मतलब जैसे जनरल स्टोर वगैरह होते हैं, वो भी हो सकता है, मंडीज भी हो सकती है गाँव में, ओके। इसके बाद पीरियोडिक मार्केट इन रूरल एरियाज आर फाउंड वेयर देयर आर नो रेगुलर मार्केट एंड पीपल पीरियोडिक मार्केट आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे देखो, पहला तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो नियर सेटलमेंट को टारगेट करता है, दूसरा क्वेसी अर्बन अर्ब सेंटर्स हो सकते हैं, तीसरा यहाँ पे होलसेल मंडीज हो सकती है या रिटेल में आप सामान बेच सकते हैं, ओके। इसके बाद क्या पीरियोडिक मार्केट लगता है गाँव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये पीरियोडिक मार्केट क्या है, डिफरेंट इंटरवल में लगता है या डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में लगता है, जैसे कि हफ्ते में खाली एक बार लगेगा इस पर्टिकुलर दिन को, वो फिक्स रहता है, ओके। इसके बाद है अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो जो अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स हैं ये क्या है, ये ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, मतलब यहाँ सर्विसेज ज़्यादा होंगी ना गाँव की कंपेरिजन में, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मैनी ऑफ स्पेशलाइज गुड एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपल। लोगों को बहुत ज़्यादा सर्विसेज चाहिए होती है अर्बन एरियाज़ के अंदर, ठीक है ना, और ये सर्विसेज ऑर्डिनरी भी हो सकती है, ठीक है, या काफ़ी स्पेशलाइज्ड भी हो सकती है। अर्बन सेंटर्स ऑफर मैन्युफैक्चर्ड गुड एज वेल एज मैनी स्पेशलाइज्ड मार्केट डेवलप, एग्जांपल मार्केट फॉर लेबर, ठीक है, हाउसिंग, सेमी और फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हर तरीके का मार्केट होता है, ठीक है, चाहे वो लेबर के लिए हो, चाहे वो हाउसिंग के लिए हो, चाहे वो सेमी या फिनिश प्रोडक्ट का हो, ओके। और यहाँ पे सर्विसेज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल्स सच एज टीचर, लॉयर, कंसल्टेंट, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर्स आर अवेलेबल। तो जितने एग्जांपल्स आप यहाँ का दे सकते हो देने की कोशिश करना, ठीक है ना। जैसे भी एग्जांपल है सर्विसेज के, टीचर, लॉयर, कंसल्टेंट, फिजिशियन, डेंटिस्ट, गाँव में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पैसा होता है ना अर्बन मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे सर्विसेज भी ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना, हर तरीके के गुड मिलते हैं, हर तरीके की सर्विसेज मिलती है अर्बन सेंटर्स के अंदर, ओके। तो इतना समझ के तो आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसके बाद रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे एक होलसेल होता है, एक रिटेल होता है। होलसेल में आप बल्क में सामान बेचते हो बहुत सारा, और रिटेल में आप बल्क में सामान नहीं बेचते हो, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडिंग क्या हो गई, ये एक बिजनेस एक्टिविटी है जो कंसर्न होती है किसके साथ, सेल ऑफ गुड के साथ। यहाँ पर आप गुड्स को बेचते हो, बिजनेस एक्टिविटी है, गुड्स को बेचते हो, यहाँ पे किसको बेचते हो, गुड कंज्यूमर को बेचते हो, ठीक है। अब जो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडिंग होती है ये आपका एक फिक्स स्टेबलाइजमेंट में होती है, जैसे स्टोर वगैरह में होती है, ठीक है। फिक्स स्टेबलाइजमेंट जिसको आप स्टोर भी बोल सकते हो, ठीक है, तो वहाँ होती है। लेकिन कुछ जो आपकी रिटेल ट्रेडिंग है वो आपकी स्टोर में ना होके बाकी जगह भी होती है, जैसे स्ट्रीट पेडलिंग, रास्ते पे कहीं पे कोई दुकान लगी हुई है, हैंडीक्राफ्ट की दुकान, ट्रक वगैरह में, या डोर टू डोर, या मेल ऑर्डर, या टेलीफोन सर्विसेज, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, ठीक है, इंटरनेट। ये क्या है, ये नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग के है। जरूरी नहीं कि इन सर्विसेज को देने के लिए आपको स्टोर ही खोलना पड़े, ये आपके नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है। तो देखो आपको हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। रिटेल ट्रेडिंग पढ़ेंगे तो दो तरीके की पढ़ना, कि फिक्स स्टेबलाइजमेंट में और नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग को, ठीक है। इसके बाद मोर ऑन स्टोर्स देखते हैं। तो स्टोर्स के बारे में पहला जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होता है, ये एक फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशन है इन रिटेलिंग में। तो इसमें क्या होता है कि कई लोग साथ में मिलकर एक दुकान खोल लें या एक स्टोर हाउस खोल लें, ठीक है, तो यहाँ से रिटेलिंग में सामान को बेच रहे हैं फिर, ओके। तो मतलब लेकिन कई लोग इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना, 2-4 लोग साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, इसमें सामान खरीद रहे हैं, अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन नहीं खुल रहा है, ओके। तो ये क्या है, पहला इनोवेशन था आपका रिटेलिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपके आए डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कोई दुकान वगैरह होती है, ठीक है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर वही सब हो गया, दुकान हो गया, छोटा मोटा मॉल टाइप का हो गया, मार्ट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम्युनिटीज़ मिल जाती है, ठीक है ना, और जिनको आप बेचते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है वही है। इसके बाद चेन स्टोर। चेन स्टोर्स क्या होते हैं, चेन स्टोर जैसे कि एक पर्सन है, उसने एक स्टोर खोला, इसके वहाँ इस स्टोर में हर काम के लिए एक अलग पर्सन रखा, एक मैनेजर रखा, ठीक है, अलग अलग तरीके के स्टाफ रखे, ठीक है ना, सामान कौन सा है, कौन सा ज़्यादा बिक रहा है सबको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट किया, ये दुकान चल पड़ी। इसके बाद इसने एक और चेन खोल दी सेम, ठीक है ना, यहाँ की एक्सपर्टीज़ यहाँ लगा दी, फिर एक और खोल दी, फिर और इस तरीके से बढ़ता गया। ये क्या है, आपके चेन स्टोर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चेन स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, ये एक बार देख लेना, मोटा मोटा ऊपर से एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन एक बार देख लेना इनको, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है होलसेल ट्रेडिंग। तो होलसेल ट्रेडिंग क्या होती है, होलसेल ट्रेडिंग का मतलब है कि यहाँ पर बल्क की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सामान जो आप बेचोगे बल्क में बेचोगे, ठीक है, और बल्क में बेचते हो किन के थ्रू, इंटरमीडिएटरी मर्चेंट के थ्रू या सप्लाई हाउसेस के थ्रू,
ठीक है ना, जो आपके सप्लाई हाउसेस हैं उनका यूज़ करते हुए, या आपका कुछ बिचौलिए बीच के जो लोग हैं उनका यूज़ करते हुए आप सामान बल्क में बेचते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसके आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सम लार्ज स्टोर इंक्लूड चेन स्टोर्स आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। कुछ जो लार्ज स्टोर्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास अपनी खुद की चेन स्टोर्स होती है, ठीक है ना, बहुत बड़ा स्टोर हाउस होता है, ये एक साथ ही किसी फैक्ट्री से कोई पर्टिकुलर सामान को बाई कर लेते हैं। जैसे 10 लाख का सामान 20 लाख का 50 लाख का एक बार में ही बाई कर लेते हैं डायरेक्टली फैक्ट्री से, ठीक है। बट जो ज़्यादातर रिटेल स्टोर्स होते हैं, छोटी मोटी दुकानें, छोटे मोटे जो मॉल वगैरह होते हैं, ये इतना सारा सामान परचेस नहीं कर सकते फैक्ट्री से, तो ये लोग क्या करते हैं, बिचौलियों की मदद से ही खरीदते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होल सेलर्स है ऑफ्टन एक्सटेंड क्रेडिट, जो होल सेलर्स है जो सामान को बहुत बल्क में बेचते हैं, कभी कभार एक क्रेडिट भी देते हैं किसको, रिटेल स्टोर वालों को, कि आप 5 लाख रुपये डिपॉजिट करके 10 लाख का सामान ले लो या 20 लाख का सामान ले लो, ठीक है ना, 20 लाख का 10 लाख का, ठीक है। तो ये सामान को लेने के बाद आप क्या करोगे, आप इन सामान को बेच दो, उसके बाद हमको पैसा दे देना जितना भी बना आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, होलसेल ट्रेडिंग। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है भाई, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक सर्विस है, क्या है, सर्विसेज और फैसिलिटीज़ है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो पीपल है, लोग है, मटेरियल है, या जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है जो आपने बनाया है, और फिजिकली कैरीड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, उसको आप फिजिकली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुँचाते हो, ये तो ट्रांसपोर्ट का काम है ना, ठीक है। किसी लोगों को, मटेरियल को या मैन्युफैक्चर्स गुड को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, ठीक है, टू सेटिस्फाई द मैन बेसिक नीड, ठीक है, जो इंसान की एक बेसिक नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। इसके बाद क्या है, मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हमको एक स्पीडी या एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है टू असिस्ट इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड, ठीक है। गुड्स के कंजम्पशन है, प्रोडक्शन में, देखो यहाँ पर फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ पे रोड नेटवर्क होना चाहिए ना, और फिर यहाँ से उसको अगर मार्केट तक सामान पहुँचाना है तब भी रोड नेटवर्क चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कंजम्पशन ऑफ गुड हो, हर जगह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कर रहा है, चीज़ों को लिंक कर रहा है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे नेटवर्क, और एसेसिबिलिटी भी यही कह रहा है। तो होता क्या है कि ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप, डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क क्या है कि डिफरेंट प्लेसेस क्या है, ये वाली जगह, ये वाली आपस में लिंक हो गई, यही क्या है, नेटवर्क है, ठीक है ना, जो एक रोडों का जाल है। इसके बाद नेटवर्क आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक, ठीक है। किससे बने होते हैं, नोड्स एंड लिंक। नोड्स क्या हो गए, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। नोड्स क्या है, पॉइंट है, लिंक क्या है, उनके बीच में जाने वाली लाइन, ठीक है, जो उनको जोड़ रही है, वो लिंक हो गया, ठीक है। इतना समझ गए, ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अ नोड इज़ अ मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रूट्स, ठीक है। एक नोड ये है पर्टिकुलर, सपोज करो बिंदा है, तो यहाँ से एक या 2 या 2 से ज़्यादा लाइन होते हुए गुजर रही है, ये बोल रहा है वो, ठीक है। जितना ज़्यादा लाइन गुजरेगी इसका मतलब क्या है कि वो एरिया उतना ज़्यादा बिजी है, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है। खुद सोचो ना, गाँव के एरिया में एक पर्टिकुलर नोड से एक ही रोड तो जाएगी, ठीक है, बट शहर में या काफ़ी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कई सारी रोड जाएगी। मतलब यही कहने का मतलब है कि ये डेंसिटी भी दिखाता है, जितना ज़्यादा जो लिंक होगा नोड के साथ, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी वहाँ पे, डेवलप होगी वो जगह, ठीक है ना। वही लास्ट में ये भी कह रहा है, अ डेवलप नेटवर्क हैज़ मैनी लिंक विच मीन दैट प्लेस आर वेल कनेक्टेड, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। तो कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट को, तो पहला है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब भैया किसी जगह पे पॉपुलेशन होगी तभी तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तगड़ा होगा ना। सपोज करो यहाँ पे पॉपुलेशन सिर्फ 100 लोग रहते हैं, उनके लिए तो एक रोड ही काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा डेंसली जो नेटवर्क है वो बनाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सपोज करो यहीं पर, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, रोड का लिंक बहुत ज़्यादा होगा, अलग अलग जगहों से रोड फैली होगी, ओके। इसके अलावा क्या है, द पॉपुलेशन साइज, कि कितनी पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे, ठीक है। द ग्रेटर द डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। क्या है, वही बात है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, डिमांड होगी ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। इसके बाद क्या है, रूट डिपेंड ऑन, और भी चीज़ों में डिपेंड करता है, जैसे लोकेशन है सिटी की, टाउन की, विलेज की, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है, रॉ मटेरियल, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, ठीक है, नेचर ऑफ लैंडस्केप बिटवीन देम, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, फंड अवेलेबल है या नहीं है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जो आने वाले ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे लड़ने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि रोड का होना सिर्फ एक चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। गांव में क्या है, रोड नेटवर्क कम होगा, शहर में क्या है, ज़्यादा होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेंटर में कैसा होगा, अच्छी रोड होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, क्योंकि बल्कि सामान को ले जाना है। जहाँ रॉ मटेरियल है वहाँ पर अलग तरीके की रोड होंगी, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जो फंड है, क्या पता पॉपुलेशन हो लेकिन गवर्नमेंट के पास फंड ना हो, पैसा ना हो, तो रोड क्या होगी, बेकार होगी। तो हर एक कंडीशन अलग है और हर एक कंडीशन के हिसाब से क्या होती है, रोड होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड, मैसेजेस, फैक्ट एंड आइडियाज़। कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग वर्ड का, मैसेज का, फैक्ट और आइडियाज़ का क्या करते हैं, मतलब ट्रांसमिशन करते हैं, ओके।
इसके बाद इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व मैसेजेस एंड हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब राइटिंग वगैरह आई होगी, जब लोग कम्युनिकेशन का आदान प्रदान करने लगे होंगे, तो ये किस पे डिपेंड करता था? ट्रांसपोर्ट पे। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ आपको बात पहुँचानी है तो चल के ही जाओगे या किसी को भेजोगे, तो ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंड कर रहा है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसी वजह से क्या था कि आपका बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको आप रिफर करते थे क्या? कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। समझ में आई बात? लेकिन आज के समय में चीज़ें बदल चुकी है। सर्टेन डेवलपमेंट सच एस मोबाइल टेलीफोन या सैटेलाइट क्या है, इनने कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से बदल दिया है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन को इंडिपेंडेंट कर दिया ट्रांसपोर्ट के साथ। आज के समय में आपको किसी से बात करनी है तो आप डायरेक्टली फ़ोन कर लो, उसको बात कर लोगे, या वीडियो चैट कर लो, बात कर लोगे, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होप कि इतने समझ गए होंगे बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में। एग्जाम में आएगा, लिख पाओगे आप लोग, फैक्टर्स हैं आपके पास काफ़ी सारे लिखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? द यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। किससे लिंक है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लिंक है क्या? टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब टेलीकम्युनिकेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे लिंक है, आगे देखते हैं। द रिसेंट एडवांसमेंट लाइक फोन टेलीफोनी हैव मेड कम्युनिकेशन डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। आज के समय में जो मोबाइल फ़ोन है उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो किसी भी समय पे कहीं से भी हो जाती है, ठीक है। ये तो इसी वजह से क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो है ना फ़ोन। इसके बाद पहले क्या था कि टेलीग्राफ हो गया आपका, मोर्स कोड, टीलेक्स, ठीक है। जब टेलीकम्युनिकेशन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको मोर वर्ड्स चाहिए राइट करने के लिए, तो आप लिख सकते हो कि पहले क्या था हमारे पास जो कम्युनिकेशन था पुराना, वो था टेलीग्राफ वगैरह, मोर्स कोड या टीलेक्स वगैरह। तो पहले हम इनका यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद की जो रेडियो और टेलीविज़न आया तो इसके वजह से न्यूज़, पिक्चर्स क्या है कि लार्ज पॉपुलेशन तक का पहुंचने लगी, ठीक है। टेलीफोन कॉल्स टू द वास्ट ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड एंड हिंस दिस टर्म एज मास मीडिया। मास मीडिया यही तो है ना, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, जिनके थ्रू आप न्यूज़ या पिक्चर्स देख पाते हो, इन्हीं को मास मीडिया कहते हैं। इसके बाद क्या है कि इनका एक वाइटल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है एडवर्टाइजिंग और एंटरटेनमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि एडवर्टाइजिंग या एंटरटेनमेंट दोनों के अंदर रोल है इनका। भाई ये लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो इनको एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, एडवर्टाइजमेंट से ही ये लोग पैसा कमा रहे हैं और इनका काम चल रहा है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिले इन्फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या करती है? जो आपकी स्पेस से जो इन्फॉर्मेशन है उसको अर्थ तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। ये भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है, लेकिन कहाँ से है? ये स्पेस से, ओके। इसके बाद इंटरनेट हैज़ ट्रूली रिवॉल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। लास्ट पे लिखने के लिए काफ़ी अच्छा है ना टेली कम्युनिकेशन के अंदर कि आज के समय में जो इंटरनेट है उसने क्या किया कि रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है कि इसको ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम को, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है पहले से, अब वो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड भी नहीं करता है, ओके। तो इतना समझ गया टेली कम्युनिकेशन के बारे में। मेरे ख्याल से लिखने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में डिटेल में लिखने को आएगा तो आपको कुछ चीज़ें तो एक्स्ट्रा पता नहीं चाहिए जो आप लिख सकते हैं पर्टिकुलर। तो सर्विसेज को देखते हैं। तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज अकर मैनी डिफरेंट लेवल। सर्विसेज अलग अलग लेवल्स में होती है जैसे कि हम जानते हैं। सम आर गियर टू इंडस्ट्री, ठीक है, सम टू पीपल, सम टू अदर इंडस्ट्रीज़। देखो गियर्ड का मतलब क्या है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करती है, कुछ लोगों की करती है, कुछ इंडस्ट्रीज़ या पीपल दोनों की करती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन इंडस्ट्रीज़ के बीच में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या है? आपका ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाला, ठीक है। जो आपकी मतलब जो आप गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर आता है? सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, ओके। यहाँ पे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सर्विस की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। या लोगों को भी जो सर्विसेज चाहिए होती है, जैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना वगैरह वगैरह, या लोगों का खुद जाना, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं जो लो ऑर्डर सर्विसेज हैं, जैसे कि आपका ग्रोसरी शॉप है, लॉन्ड्री है, आर मोर कॉमन एंड वाइड स्प्रेड देन द हाई ऑर्डर सर्विसेज और मोर स्पेशलाइज्ड वन लाइक दोज ऑफ अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, फिजिशियंस, ठीक है। इनका कहना है कि अगली लाइन में कि जो ग्रोसरी शॉप और लॉन्ड्री शॉप्स होती हैं, ठीक है, जैसे जो नॉर्मल शॉप वगैरह है या लॉन्ड्री वगैरह जो काम होता है, ये जो सर्विसेज है ये बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द जो अदर तरीके की सर्विसेज है, जैसे आप अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, या कंसल्टेंट है या फिजिशियंस हैं आप, ठीक है, या आप कोई हाई ऑर्डर सर्विसेज दे रहे हैं। देखो भाई आपको पता है कि जो हेड की जॉब होती है वो कम होती है, बाकी जो कर्मचारियों की जॉब होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब समझ लो ना, जो लो लेवल की जॉब्स होंगी वो ज़्यादा होंगी, या लो लेवल की जो सर्विसेज होंगी वो ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू द हाई लेवल ऑफ जॉब्स, ठीक है। तो हमेशा ये होता ही होता है, वही नॉर्मल बात है, वही आपको एग्जाम में लिखना भी होता है, बस एक बार पता होना चाहिए पॉइंट, वो फिर ज़रा टफ नहीं बनता है, बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर देम। सर्विसेज किनको प्रोवाइड की जाती है? जो उसके लिए पैसा दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज एंड ब्रिजेस, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट एंड सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड कस्टमर केयर आर अमंग द इम्पोर्टेंट सर्विसेज मोस्ट ऑफ्टन सुपरवाइज्ड और परफॉर्म बाय गवर्नमेंट और कंपनीज।
ठीक है ना। जो दूसरी तरीके की जॉब है जो सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, जैसे हाईवेज को मेंटेन करना, ब्रिज को मेंटेन करना, ठीक है, जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में काम करना, सुपरवाइज करना आपकी एजुकेशन को या कस्टमर केयर को, ठीक है ना। ये क्या इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेटिव होती है, ठीक है, इनके पास भी अपना काम होता है। ये भी आपका ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन या एनर्जी या वाटर सर्विसेज को देने का काम करती है। कौन, स्टेट की गवर्नमेंट या यूनियन लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो हर किसी के पास अपना काम होता है सर्विसेज देने का, और हर कोई अपने अपने लेवल में सर्विसेज देता भी है। वही नॉर्मल चीज़ है, एक बार पढ़ा है स्टोरी बन जाएगी माइंड के अंदर एक बार, ठीक है ना। तो समझ जाओगे कैसे आंसर लिखना है करके, ठीक है। इसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज आर प्राइमरी हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रोफेशनल सर्विसेज के एग्जांपल कहीं पे आ जाएंगे तो क्या लिखोगे भैया, सिंपल सी बात है जो हमको आते भी हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट। ये क्या है, सर्विसेज है, किसके एग्जांपल है, प्रोफेशनल सर्विसेज के। ओके, एक बार नेक्स्ट है पीपल इंगेज्ड इन द टर्शरी एक्टिविटी। अब भैया कौन लोग हैं जो टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज होते हैं, तो क्या है, टुडे मोस्ट पीपल आर सर्विस वर्कर्स, ठीक है। पहले प्राइमरी एक्टिविटी में बहुत लोग इंगेज होते थे, खेती वगैरह, ठीक है ना। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज आई तो लोग सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होने लगे। लेकिन अब क्या है कि लोग प्राइमरी और सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर जॉब करते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, जैसे टीचर, लॉयर, ये जॉब्स बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द अदर जॉब्स, ठीक है ना। ये बात क्या, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ऑल सोसाइटी, तो सोसाइटी के अंदर सर्विसेज किसी न किसी तरीके से प्रोवाइड होती ही है। बट मोर डेवलप्ड कंट्रीज अ हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इज एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो भैया खुद सोचो ना कि एक डेवलप कंट्री है कि आपके पास, तो डेवलप कंट्री में क्या होगा, लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, तो लोगों के पास ज़्यादा स्किल होगी, तो लोग सर्विस सेक्टर में ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। और क्या है, लेस डेवलप कंट्रीज़ में क्या होगा कि लोग क्या थोड़े कम एजुकेटेड होंगे, और तो इसके वजह से सर्विस सेक्टर में कम होंगे डेवलप कंट्री के मुकाबले, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो द ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन दिस sector has been increases while it has remain unchanged or decreasing in the primary and secondary activity। तो ये कह रहा है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा हो रहा है अब इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, जो हमको पता है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखनी है आपको एग्जाम में आएगी, तो कंफ्यूज मत होना, बस एक बार पढ़ लेना ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, फटाफट आंसर लिख लें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेलेक्टेड एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। तो नई तरीके की टर्शरी एक्टिविटी आजकल जो हो रही है वो है टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म एक बहुत फेमस टर्शरी एक्टिविटी है और एक सिंगल लार्ज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, ठीक है। सबसे बड़ी वन ऑफ द इंडस्ट्रीज है सर्विस सेक्टर के अंदर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सिंगल लार्ज इंडस्ट्री है सर्विस सेक्टर के अंदर, बहुत बड़ा नाम है। तो इस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि ये आज के समय में करीबन 25 करोड़ लोगों को जॉब दे रही है। 25 करोड़ लोग डायरेक्टली आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ तक कि 40% जो GDP है ना कई देशों की, ये 40% रिवेन्यू भी कहाँ से आता है, आपका टूरिज्म से आता है। और कई कंट्रीज़ का तो 80-80, 90-90% टूरिज्म से आता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वो कंट्रीज़ की इकोनॉमी डिपेंड ही टूरिज्म पे करती है, ठीक है। जो लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के होटल सर्विसेज लेते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, ठीक है ना, लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, वही लोग वहाँ पे क्या करते हैं, पैसा पहुँचाते हैं। तो टूरिज्म में क्या होता है कि जो लोकल पर्सन्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जहाँ आप जाओगे वहाँ पर जो अकोमोडेशन है, मील है, ट्रांसपोर्टेशन है, एंटरटेनमेंट है, स्पेशल शॉप्स है, ठीक है ना, ये सब कौन प्रोवाइड करेगा, वो लोकल लोग ही करेंगे। इसके अलावा जो टूरिज्म है, टूरिज्म फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ टूरिज्म होगा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा वर्क करेगी, रिटेल ट्रेडिंग अच्छा वर्क करेगी, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। समझ में आ रही है बात। एक सिंगल टूरिज्म काफ़ी सारी चीज़ों को बूस्ट करता है, ठीक है। In some region, tourism is seasonal because the vacation periods depend on the favorable weather condition, but many regions attract visitors all around the year, ठीक है। कई जगहों पे जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट है, हर साल आते हैं, साल में हर मौसम में आते हैं। कई जगहों पे खाली साल में फिक्स समय पे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहाड़ वगैरह में जो टूरिस्ट है वो कब आते हैं, गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि गर्मियों में प्लेन्स में गर्म ज़्यादा होता है और पहाड़ों में ठंडा होता है, तो तब पहाड़ों की तरफ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, ठीक है। वहीं पर ही हम गोवा वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के वेस्ट में तो गोवा में टूरिस्ट कब आते हैं, जब क्या होता है आपका जाड़ों का टाइम होता है। तो नॉर्थ में जब ठंडा होता है तो वहाँ के लोग कहाँ आते हैं, थोड़ी गर्मी के लिए गोवा की तरफ पे आते हैं। ओके, तो टूरिज्म क्या है, आपका वेदर पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि कई बार साल भर ही टूरिस्ट किसी प्लेस पर आते हैं, वो प्लेस की होती ही ऐसी है। ओके, तो इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टूरिज्म रीजन्स। तो टूरिज्म रीजन्स में आप एग्जांपल दे सकते हो मेडिटेरियन कोस्ट का। भाई आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेरियन जो सी है उसके ऊपर आपका यूरोप आ जाएगा, नीचे आपका अफ्रीका आ जाएगा, और ये बहुत फेवरेबल रीजन है, थोड़ा गर्म रहता है यहाँ पे, ठीक है। जो यूरोप के अंदर के पार्ट जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है, तो वहाँ के लोग क्या है इस जगह पे आते हैं थोड़ी गर्मी लेने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा लीजर लेने के लिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो वेस्ट कोस्ट है, गोवा का अभी बताया था,
तो ये भी क्या है, ये भी काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडिया का, ठीक है ना। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, गोवा वगैरह हो गया, केरला वगैरह हो गया, कर्नाटका के बीच हो गए, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न साइड है वो हो गया, ठीक है। काफ़ी फेमस क्या है, टूरिस्ट रीजन है। तो डेस्टिनेशन भी लिखने पड़ेंगे भाई जब टूरिस्ट रीजन को एक्सप्लेन करोगे तो, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे वाटर स्पोर्ट्स रीजन हो गए, या जो माउंटेनस एरियाज़ हैं, या जो आपका स्पेशल जो आपके सीनरीज होती है जहाँ पे लैंडस्केप होते हैं, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना, ठीक है, या हिस्टोरिकल टाउन हो गया, ये सब क्या है, ये अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। हिस्टोरिकल टाउन जैसे कि अन्य मॉन्यूमेंट के लिए, ठीक है, मॉन्यूमेंट हेरिटेज या कल्चरल एक्टिविटी के लिए अट्रैक्ट करता है। नेशनल पार्क तो आपको डायरेक्टली कर लेगा नेशनल पार्क के नाम पे, ठीक है ना, एनिमल के नाम पे, ठीक है। समझ रहे हैं बात, किसी ना किसी चीज़ पे टूरिस्ट क्या करते हैं, डिपेंड करता है टूरिज्म, ठीक है। तो वही चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब यहाँ पर अच्छे से देखेंगे कि जो फैक्टर्स आपके अफेक्ट कर रहे हैं टूरिज्म को, पहला फैक्टर है डिमांड। भैया ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लोग कह रहे हैं कि चलो पॉल्यूशन देख के आते हैं, नहीं। तो डिमांड होनी चाहिए किसी जगह पे घूमने की, कोई जगह इतनी अच्छी होनी चाहिए, या इसके अलावा लोगों के पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर लोगों के पास पैसा होगा तो लोग घर से बाहर निकलेंगे। पहले लोगों के पास पैसा कम था तो जो अमीर लोग थे वही जा पाते थे, लेकिन क्या हुआ कि पिछली सेंचुरी में, ठीक है, लास्ट सेंचुरी में क्या हुआ, जो डिमांड है हॉलीडेज़ की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करी। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या लीजर टाइम है, तो लोगों जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ तो उसके वजह से जो लीजर टाइम है लोगों ने उसमें भी इंक्रीज़ किया। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास की इनकम इंक्रीज़ हुई है ना पिछले लास्ट सेंचुरी में। पहले मिडिल क्लास की इनकम बहुत कम होती थी, अब मिडिल क्लास की इनकम इंप्रूव हुई है तो मिडिल क्लास भी घूमने के लिए बाहर निकलता है, ठीक है ना। इसके अलावा कई लोग खाली हॉलीडेज़ के लिए या लीजर के लिए भी जाना चाहते हैं। तो आजकल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है किसकी, इसकी टूरिज़्म की, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी जगह की जो टूरिज्म डेवलपमेंट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये जगह बहुत अच्छी है बट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे जा पाओगे नहीं। तो आपके पास रेल, रोड या एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहीं पे बहुत अच्छा होगा तो लोग वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस पे, टूरिज्म पे, ओके। इसके बाद जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है वो कहाँ होती है, क्लाइमेट में होती है। क्लाइमेट पे कैसे डिपेंड करती है टूरिस्ट अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये आपका माउंटेन वाला रीजन है या आपका प्लेन वाला रीजन है, ठीक है। तो प्लेन में क्या है ना कि गर्मियों के टाइम पे बहुत गंदी गर्मी होगी, और माउंटेन में क्या है, क्लाइमेट थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक रहता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो लोग प्लेन से हैं वो प्लेन से माउंटेन में जाएंगे, आपका कब, गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। तो क्लाइमेट पे डिपेंड कर रहा है कब, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा जो हमने इंडिया का वेस्ट वाला कोस्ट का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा गर्म रहता है ये इलाका, तो लोग जाड़ों के वक्त पे क्या करते हैं, यहाँ पे जाना पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जांपल है ये, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। मोस्ट पीपल फ्रॉम द कोल्डर रीजन एक्सपेक्ट टू वार्म एंड सनी वेदर फॉर बीच हॉलीडे, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन फॉर द इम्पोर्टेंस टूरिस्ट इन सदर्न यूरोप एंड द मेडिटेरियन आइलैंड। वही बोला कि मेडिटेरियन आइलैंड में क्या होता है, या मेडिटेरियन लैंड में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है, इलाका। तो इस वजह से जो ठंडी इलाके से जो यूरोप के लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, ओके। इसके अलावा जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है ऑफर्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली हायर टेम्परेचर रहता है यहाँ पे इनर पार्ट के मुकाबले, और लॉन्ग आवर सनसाइन, सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है। लो रेनफॉल थ्रू आउट द पीक सीजन, ठीक है, यहाँ पे जो रेनफॉल वगैरह है कम रहती है बाकी जगहों के मुकाबले। इसके बाद पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडेज हैव स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, जैसे कि जो टेम्परेचर है ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोग विंटर के समय में कहाँ जाते हैं, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर्स है जो टूरिज्म के लिए जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है वो है आपका लैंडस्केप। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, जहाँ का लैंडस्केप काफ़ी अच्छा होता है, माउंटेन जैसे कि लेक हो गया, या स्पेक्टिकुलर सी हो गया, सी कोस्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। कौन सा फैक्टर है ये, लैंडस्केप वाला। इसके बाद हिस्टोरिक एंड जो आर्ट प्लेसेस जो होती हैं आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक पोटेंशियल अट्रैक्शन होता है लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीपल क्या है, विजिट करते हैं, ठीक है, किसके लिए, आर्कियोलॉजिकल साइट के लिए, एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं इस जगह को, ठीक है। यहाँ पर जो आपके वो महल वगैरह होते हैं, पैलेसेस होते हैं, ठीक है ना, उन सबको। तो हिस्टोरिक एंड आर्ट अपने आप में मतलब अंडरस्टूड वाला टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद है कल्चर एंड इकोनॉमी। कल्चर एंड इकोनॉमी क्या होती है भैया, कुछ पर्टिकुलर जगह की इकोनॉमी कल्चर जो है काफ़ी अलग होता है, एथनिसिटी काफ़ी अलग होती है। जैसे हम बात करें राजस्थान की, अपने आप में रेत देखने को मिलती है वहाँ की, ठीक है ना। तो अपने आप लोगों को वो कल्चर वहाँ का जो है अट्रैक्ट करता है। इकोनॉमी की बात करें तो सिंगापुर वगैरह जो है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि दिस अट्रैक्ट टूरिस्ट विद अ पेंचेंट फॉर एक्सपीरियंसिंग एथनिक एंड लोकल कस्टम्स, ठीक है। बिसाइड इफ रीजन प्रोवाइड फॉर नीड ऑफ टूरिस्ट एज चीप कॉस्ट, इट इज़ लाइकली टू बिकम वेरी पॉपुलर। और क्या है कि अगर यहाँ पे जो लोग हैं अगर उनको थोड़ा सा जो चीप है उसको सस्ते में मिल जाए टूरिज़्म, ठीक है, और अच्छा है, ठीक है। जैसे राजस्थान का एग्जांपल लिया हमने, राजस्थान में जो सर्विसेज हैं काफ़ी चीप हैं और जगह भी काफ़ी अच्छी है, कल्चर देखने को मिल जाता है, एथनिसिटी देखने को मिल जाती है वहाँ पे अच्छी, ठीक है। तो लोग जाते हैं वहाँ पे कल्चर और इकोनॉमी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट जो होम स्टे है आपका। होम स्टे क्या इमर्ज किया हुआ है ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस सच एज हेरिटेज होम इन गोवा,
ठीक है। तो होम स्टे क्या किया, पर्टिकुलर सपोज करो कि गोवा जाना है आपको घूमने के लिए, तो गोवा में आपको घर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। जैसे आपका खुद का घर हो वहाँ पे, तो आप घर किराए में ले लो वहाँ पे एक, ठीक है, कुछ समय के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, ऐसा मिल जाएगा आपको। इसको हम होम स्टे बोलते हो। या आप किसी फैमिली के साथ वहाँ पे रह लो, ठीक है ना, तो उस फैमिली के साथ रह के आप उनके घर का ही एक्सपीरियंस कर लो, ठीक है, किस तरीके से लोग वहाँ पे रहते हैं वगैरह, ठीक है। ये क्या है, हेरिटेज होम इन गोवा एग्जाम्पल है इसका। जैसे इसके अलावा मेडिकेयर और कुर्ग इन कर्नाटका, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, होम स्टे का, ठीक है। तो इतना पढ़ लेना, कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो आपको याद करनी पड़ती है, ये उनमें से एक है, ठीक है। बाकी चीज़ तो अंडरस्टूड वाली है, ये याद करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। तो क्या है कि इंडिया में करीबन 55,000 पेशेंट जो हैं वो यूएसए से आए थे 2005 में ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ये अभी भी कम नंबर है, क्योंकि यूएसए के अंदर हर साल जो है मिलियंस में क्या होता है कि सर्जरीज की जाती है वहाँ पे परफॉर्म, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम इससे एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो इंडिया है वो क्या है, इमर्ज कर रहा है ऐसा मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो मिडिल क्लास हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, सॉरी, जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं लोकेटेड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कैटर पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया से जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए। मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग अबंडेंट बेनिफिट टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आपका आ जाएगा कि किन कंट्रीज़ को आपका मेडिकल टूरिज्म हेल्प करता है, तो इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया इसके अच्छे एग्जांपल हैं। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पूछेगा तो क्या होगा, टूरिज्म प्लस मेडिकल सर्विसेज के लिए जो आपके वहाँ आते हैं, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस इंटरनेशनल टूरिज्म, ये क्या बन गया आपका मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। तो इसी को हम मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं, समझ गए होंगे इतना। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ को देखने से पहले इसको देख लेते हैं। व्हाट डू अ सीईओ ऑफ एन एमएनसी इन कोपेनहेगन एट अ न्यूयॉर्क एंड अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट एट बैंगलोर हैव इन कॉमन? All these people work in a segment of service sector that is knowledge oriented. CEO की जॉब होती है भैया, या जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्टमेंट की जॉब जो होती है, ये सब किसका पार्ट है, नॉलेज ओरिएंटेड। नॉलेज ओरिएंटेड किसका पार्ट है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का। ओके, तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, कोई पूछेगा तो क्या होती है, नॉलेज ओरिएंटेड होती है, ठीक है। तो यही इसका डिफरेंशिएट है किसके साथ, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के साथ। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ थोड़े समय बाद देखेंगे, लेकिन क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ समझ लेते हैं पहले। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या है, नॉलेज ओरिएंटेड। ओके, तो quaternary activities involve some of the following collection, production एंड डिसिमेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए, कलेक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या डिसिमिनेशन करते हैं किसका, इन्फॉर्मेशन के साथ इसके अंदर। इवन द प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, इसके बाद क्वाटरनरी एक्टिविटीज सेंटर्स अराउंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड मे बी सीन एज अ एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल, ठीक है। इसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल की भी बात करते हैं। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जोड़ दिया जाता है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल को भी काफ़ी ज़्यादा जोड़ दिया जाता है। कहाँ पे, क्वाटरनरीज एक्टिविटीज़ के अंदर। क्वाटरनरी एक्टिविटी का एग्जांपल क्या हो गया, एक सीईओ वगैरह, नॉलेज ओरिएंटेड जो जॉब्स होती हैं वो। ओके, इसके बाद क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है। सबसे ऊंचे लेवल की डिसीजन मेकिंग जो होती है उनको हम क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। पॉलिसी मेकर परफॉर्म क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं, देखो। ओके, दीज आर सप्ली डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री जो हमारा क्वाटरनरी थी उससे डिफरेंट होती है। तो क्वाटरनरीज एक्टिविटीज़ के अंदर जो सर्विसेज होती हैं वो फोकस करती है किसमें, क्रिएशन में, ठीक है, रीअरेंजमेंट में एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडिया, डेटा इंटरप्रिटेशन, द यूज़ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसके अंदर होता है, ठीक है। ऑफ्टन रिफर टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ होती है, उसको हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। ओके, दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिवीजन ऑफ टर्शरी सेक्टर। के अंदर क्या है ना कि स्पेशल या हाईली पेड स्किल्स होती हैं सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के, सैलरी भी हाई होती है और उनकी स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल इसका एग्जाम्पल है, रिसर्च साइंटिस्ट इसका एग्जाम्पल है, फाइनेंशियल और जो लीगल कंसल्टेंट्स होते हैं ना वो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इनका जो नंबर है, जो एडवांस इकोनॉमी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जितनी अच्छी एडवांस इकोनॉमी होगी वहाँ इनका नंबर उतना ज़्यादा होगा, किसका, क्वाटरनरी सेक्टर्स का, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो इनसे पहले हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है प्लस जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, इनका जो जॉब है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि लोगों की जो जॉब्स है वो सर्विस सेक्टर के अंदर, ठीक है। सर्विस क्या हुआ, टर्शरी, क्वाटरनरी सेक्टर्स के अंदर बढ़ रही है, ठीक है ना। लोगों का इंगेजमेंट यहाँ बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा स्किल आ रही है उनके अंदर। तो उसकी वजह से क्या है, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है उनका जो इंपॉर्टेंट है वो धीरे धीरे गिर रहा है, या उनमें जॉब क्या है, कम हो रही है, और इनमें जॉब्स क्या है, बढ़ रही है, किसमें, सर्विस सेक्टर्स में। ओके, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आउटसोर्सिंग क्या है, तो भैया
आउटसोर्सिंग को समझते हैं। जैसे सपोज करो कि एक कंट्री है, ठीक है ना, ये कंट्री है कौन सी, अमेरिका। अब अमेरिका को एक काम कराना है तो अमेरिका ने किससे बोला, इंडिया से बोला। किससे बोला, इंडिया से। इंडिया में एक कंपनी है, ठीक है, जो क्या कर रही है, उस काम को जो अमेरिकन कंपनीज को करना है वो उसने कम रेट में कर दिया। किस में कर दिया, कम रेट में कर दिया, कम पैसों में कर दिया, और इनका काम हो गया, ठीक है ना, किसका, अमेरिकन कंट्रीज़ का। तो यहाँ पर इनने क्या किया, आउटसोर्सिंग किया। जो काम इनकी कंट्रीज़ में हो सकता था लेकिन वो किस में होता, महंगे दाम में, वो इनने किससे करा लिया, हमारी कंट्रीज से, कम दाम में, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग यही है। अब आउटसोर्सिंग के नुकसान क्या है कि इनने वो काम जो हमसे कराया उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी कंट्रीज़ में जॉब क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। क्या हो गई, अमेरिका में जॉब डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इसके नुकसान भी होते हैं, जैसे खुद की कंट्री में जॉब का डिक्रीज़ हो जाना और दूसरों की कंट्रीज़ में जॉब का बढ़ जाना। ओके, तो इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग हैज़ रिजल्टेड इन ओपनिंग अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इन इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस एंड कोस्टोरिका। आउटसोर्सिंग की वजह से जो कॉल सेंटर्स है इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टोरिका, जहाँ पे चीप लेबर्स हैं वहाँ पे क्या है, बड़े हैं, ठीक है। इसके बाद इट हैज़ क्रिएटेड न्यू जॉब्स इन दीज कंट्रीज, ठीक है, इन कंट्रीज़ में नई जॉब्स को बनाया है उसने। आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल्ड वर्कर आर अवेलेबल, ठीक है। दीज आर ऑल्सो आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज, these are also out migrating countries, okay, with the work available through outsourcing the migration in these country may come down, ठीक है। जिन कंट्रीज़ में क्या है कि आउटसोर्स हो जा रहा है, बाहर से काम आ जा रहा है, तो इनका जो माइग्रेशन है, इनकी कंट्री से जो लोग बाहर जा रहे थे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ओके। इसके बाद आउटसोर्सिंग कंट्रीज फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द जॉब सीकिंग यूथ इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। वही बात है कि उनकी खुद की कंट्रीज़ में क्या होगा, लोग बोलेंगे जिनको जॉब चाहिए, तो वही बात है उन आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो उनकी खुद की कंट्रीज़ में जो यूथ हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग रेजिस्टेंस देंगे, वो लोग बोलेंगे कि भैया आप हमारी कंट्री के अंदर जॉब आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो कम हो जा रही है, हमें जॉब चाहिए, वो जॉब बाहर चली जा रही है। तो इस तरीके का उनको फेस करना पड़ेगा, ओके। जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द मेन रीजन फॉर द कंटिन्यूइंग आउटसोर्सिंग। जो कंपटीशन होता है, ठीक है ना, कंपनीज के बीच में, जो जितने सस्ते में माल को बनाएगी उतना ज़्यादा क्या होगा, सस्ते में बेच पाएगी। जितना चीप आपको बनाना है उसके बेस आप क्या करते हो कि आप आउटसोर्स कर लेते हो किसी चीज़ का, बाहर से मंगा लेते हो, क्योंकि वो बाहर से मंगाना कई बार ज़्यादा सस्ता बैठ जाता है। ये किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल में फिट हो सकता है। इसके बाद जो न्यू ट्रेंड है इन क्विनरी सर्विसेज इंक्लूड करता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को। किसको, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को, एंड होम शोरिंग द लेटर एज एन अल्टरनेटिव टू आउटसोर्सिंग, ठीक है। किसका अल्टरनेटिव है, आउटसोर्सिंग का, क्या, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। द केपीओ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एज इट इन्वॉल्व हाईली स्किल्ड वर्कर। केपीओ के अंदर ज़्यादा स्किल्ड लेबर होते हैं, ओके। इट इज़ द इंफॉर्मेशन ड्राइवन नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इनेबल कंपनीज टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। केपीओ के एग्जाम्पल्स है वो क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ईमेल वगैरह, बिजनेस रिसर्च, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर्स। ये किसके एग्जांपल है, आपकी केपीओ के एग्जांपल्स हैं। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। इसके अंदर क्या ज़्यादा स्किल का यूज़ किया जाता है, किसके अंदर, केपीओ के अंदर। डिजिटल डिवाइड, तो डिजिटल डिवाइड क्या है कि सपोज करो कि दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कंट्रीज़ ए और कंट्री बी। तो कंट्री ए में क्या है कि डेवलप कंट्री है, इनके वहाँ क्या है, कंप्यूटर नॉलेज लोगों के पास ज़्यादा है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है लोगों के पास ज़्यादा है। बी कंट्रीज़ में क्या है, यहाँ की इकोनॉमी पुअर है, यहाँ के पास कंप्यूटर नॉलेज, आईसीटी नॉलेज कम है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा डिजिटल डिवाइड। ये कंट्री क्या है, डिजिटली ज़्यादा एक्टिव है, ये क्या है, कम एक्टिव है, बी वाली, ओके। तो यही है डिजिटल डिवाइड। इनको हम स्टेट के लेवल में भी समझ सकते हैं, कंट्री के लेवल में भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेस का, अपॉर्चुनिटी इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, आपको हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इसके बाद देयर आर वाइडली रेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस अमॉन्ग कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ के अंदर जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, वो इसका मेन रीजन भी है। जो कंट्रीज़ के अंदर आपके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो इसका मेन रीजन है। हाउ क्विकली कंट्रीज कैन प्रोवाइड आईसीटी एक्सेस एंड बेनिफिट टू ए सिटीजन इज डिसाइडिंग फैक्टर। यहाँ जो मेन फैक्टर है डिजिटल डिवाइड को रोकने का वो कि कंट्री कितनी जल्दी अपनी पॉपुलेशन को आईसीटी की नॉलेज देती है, ठीक है ना, कितनी जल्दी वहाँ पे एक्टिव हो जाती है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। वाइल द डेवलप कंट्रीज इज़ जनरली सर्च फॉरवर्ड। जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे ये इन चीज़ों में काफ़ी आगे है, आईसीटी को काफ़ी पहले अपनी कंट्री में
इंट्रोड्यूस कर चुकी थी, पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है हैव लैग्ड बिहाइंड एंड दिस इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। क्या बोलते हैं इनको? डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। बेसिक है डिजिटल डिवाइड, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मेरे ख्याल से सिंपल है। जो कंट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ पे जो डिजिटल लिटरेसी है वो ज़्यादा होगी, जो कंट्रीज कम डेवलप्ड है वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी क्या है? कम होगी। तो यही है आपका डिजिटल डिवाइड। ओके, इसके बाद कलर ऑफ कॉलर्स को समझ लेते हैं। ये क्या है? देखो, जो रेड कॉलर वर्कर्स है हमने सबसे पहले देखा था इसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ये क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कि रेड कॉलर्स। गोल्ड क्या हो गया? अभी देखा था क्यूनरी एक्टिविटीज़ वाले। वाइट कॉलर क्या हो गया? डॉक्टर्स या आपके डॉक्टर्स हो गया, लॉयर हो गया, या आपके वाइट कॉलर्स के अंदर जाते हैं। ओके, ग्रे क्या हो गया? ग्रे वो हो गया जो वाइट और ब्लू के कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। ओके, ब्लू क्या हो गया? ठीक है, जो आपका डेली वेजेस के में काम करने वाले लेबर्स हैं, ठीक है, जिनको आर्मी से सैलरी मिलती है वगैरह वगैरह, ये हो गए। इसके बाद पिंक क्या हो गया? पिंक हमारे लिए नहीं है, पिंक है लड़कियों के लिए। ओके, जो गर्ल्स के लिए जॉब होती है वो होती है पिंक जॉब, ठीक है, पिंक कॉलर जॉब बोलते हैं उनको। इतना समझ गए? बेसिक है, वही नाम से ही समझ में आ जाती है मैक्सिमम चीज़ें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। ओके, तो उसके बाद जो पहला एमसीक्यूज है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी। इनमें से टर्शरी एक्टिविटी क्या है? तो भैया टर्शरी एक्टिविटी मतलब कि सर्विस देना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन देख लो आप, ट्रेडिंग वाला सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट अ सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है। आयरन स्मेल्टिंग है, ठीक है, मार्केट गारमेंट है, बास्केट वीविंग है, कैचिंग फिश को कैच करना क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है विच सेक्टर प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ऑब्वियस सी बात है भैया, हमने भी पढ़ा था सर्विस सेक्टर, ये मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देता है शहरों के अंदर। ओके, इसके बाद है जॉब्स दैट इन्वॉल्व हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन कहाँ मैक्सिमम होती है? क्वाटनरी में। ओके, कहाँ? क्वाटनरी, क्विनरी मत कर देना, क्वाटनरी के अंदर होती है। ओके ना, क्विनरी क्या है? ये पॉलिसी मेकर वगैरह हाई लेवल ऑफ कंसल्टेंट्स में होता है इसके अंदर, लेकिन क्वाटनरी के अंदर क्या है? इनोवेशन, नॉलेज वगैरह ज़्यादा होती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू क्वाटनरी एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर नहीं, पेपर एंड रॉ पल्प नहीं, यूनिवर्सल टीचिंग नहीं, बुक प्रिंटिंग बुक, हाँ ये आ जाएगी, ठीक है ना, क्वाटनरी एक्टिविटीज़ के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आउटसोर्सिंग रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ये तो सही है, ये तो होता ही है। एट अ टाइम इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब कैन बी आउटसोर्स। ठीक है, एक समय पे इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब दोनों आउटसोर्स हो सकती है, सही बात। इसके बाद नेक्स्ट है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हैव बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू द केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मेरे ख्याल से ये गलत है, ठीक है ना, ये सही नहीं होगा आपका। ठीक है, ये हमेशा सही नहीं होता कि बीपीओ पे आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू केपीओ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है देयर मे बी अ डिससेटिस्फेक्शन अमंग द जॉब सीकर्स इन द कंट्रीज दैट आउटसोर्स द जॉब। मेरे ख्याल से ये सही है, डिससेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है, जॉब सीकर्स पे जो कंट्री आउटसोर्स करती है जॉब का। ओके, इसके बाद हमको आंसर देना है 30 वर्ड में। पहला है रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज। रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में। रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज क्या होती है हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिस्क्राइब द क्वाटनरी एक्टिविटीज़। तो क्वाटनरी एक्टिविटीज़ को भी हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है, नॉलेज ओरिएंटेड होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेम द फास्ट इमर्जिंग कंट्रीज ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। जो फास्ट इमर्जिंग कंट्रीज जैसे थाईलैंड हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है ना, सिंगापुर हो गया, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। फिर डिजिटल डिवाइड, ये भी हमने देखा हुआ है, अभी जस्ट देख के आए हैं, ठीक है ना। सारे के सारे 30 वर्ड से बहुत मैक्सिमम डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है मान ले। इसके बाद है 150 वर्ड के लिए सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आज के समय में जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है, ये रिड्यूस हो जा रही है। क्या बढ़ रहा है? फिर आपके पास जो बढ़ रहा है वो है आपका सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है आपके पास। तो जो मॉडर्न इकोनॉमी है, तो मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर इसका मतलब क्या है कि सर्विस सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज़ है आपके पास, ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे क्या है ना, वो कंट्रीज़ आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी से बाहर निकल रही है, वहाँ बहुत कम होती है, बहुत कम लोग इंगेज है उसके अंदर, ठीक है, होती है बट बहुत कम लोग इंगेज है उसके अंदर। मैक्सिमम लोग जो जॉब करते हैं किस में करते हैं? सर्विस सेक्टर में, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको बताता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसके अंदर सर्विस सेक्टर का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने वीडियो के अंदर डिस्कस करी हुई है, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसको भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। भैया ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को लिंक करता है। कितने टाइप का होता है? रेल हो गया, रोड हो गया, वाटर हो गया। वाटर 2 टाइप का हो गया आपका, ठीक है ना, आपका इनलैंड हो जाएगा या आपका वो हो जाएगा ओशन वाला। ओशन में भी 2 तरीके का होता है, कार्गो और पैसेंजर। फिर हमने एयर ट्रांसपोर्ट भी डिस्कस किया हुआ था,
ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही। फिर ट्रांसपोर्ट और सर्विस कम्युनिकेशन को हमने सेपरेटली भी डिस्कस किया हुआ है। तो हमने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के अंदर डिस्कस कर ली है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ है जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, और सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है, डिटेलिंग में किया हुआ है। एक दो बार वीडियोज़ को बैक करके देख लेना, ठीक है ना, रिपीटेडली, या स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा इसी वीडियो से। हर चीज़ हमने ऑलरेडी कवर कर ली है इसके अंदर एनसीईआरटी से स्पेशली। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। थैंक यू।